कभी सर आपको ऐसा नहीं लगा कि इतना मैं फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ मैं अब पिछले लगभग 20-22 सालों से मैं जी रहा हूँ। यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिली, जो मौका मिला, जो इज्जत मिला, जो ग्लोरी मिला, जो नेम एंड फेम मिला, जो लाइन ऑफ ड्यूटी पर करने को मिला, ट्रेमेंडस। हम लोग बड़े बड़े साधारण परिवार से रहे हैं। कोई ऐसा नहीं रहा हम लोग कोई इनहेरिटेंस ऐसा लेके आए हों कि born with silver spoon, but born with warrior spirit, sir. That is there. कॉफिन बनाने का हमें तजुर्बा नहीं था, मतलब हमें ये नहीं पता था कि कॉफिन कैसे बनवाएं जाकर के। अचानक एक जगह ब्लास्ट होता है, साउथ कश्मीर में डेड बॉडी भेजनी होती है, रात को आरा मशीन पे जाते हैं कि फट्टे काटो। कैसे? क्योंकि कॉफिन की कोई दुकान तो होती नहीं है। सही बात है। उसमें बॉडी पैक करके भेज रहे हैं। उसका सिस्टम एम्बालमेंट कैसे होता है कि बॉडी इसकी डिकम्पोज ना हो, खराब ना हो, घर तक पहुंच जाए। गाजी वाक जब मैं नाम सुना कि मारा गया तो खुशी शेयर करने से पहले मेरा अगला क्वेश्चन था कि मेरे कोलीग्स कैसे हैं, साथ के लोग कैसे हैं। लोगों को पता लगता कि ये 2025 का कश्मीर, 24 का कश्मीर, इट वाज नॉट ए केक वॉक। मतलब अकेली बीएसएफ की शहादत बताइए, 770 शहादत बीएसएफ की है, 770 और 3500-3600 इंजर्ड हैं और 2870 लोकल कश्मीरी टेररिस्ट मारे बीएसएफ ने, और हजार से ऊपर तो फॉरेनर मारे हैं। कहाँ पता है लोगों को ये चीजें। कहीं आपने बताया था कि बैज आपका लगा था, उसने वो मेरे लिए वो तो मैं फिल्म में भी उसको दिखाया। उसको चल के मैंने बाद में अपनी कुंडली शुंडली भी किसी को दिखवाई। मैंने कहा भाई ये इसमें तो लाइफ थी ही नहीं। जो कार्डिक एरिया है लेफ्ट, उसमें गोली को जाने से एकदम दीवार की तरह से रोका, और ये एक्चुअली हुआ। मतलब वो 1 इंच साइज से भी छोटा है, बट कहने को हो सकता है कि 1 इंच पे ये क्या फिल्मी गोली लगी, मेरे पे लगी है। वो पूरा क्रश्ड है, वो इंसिग्निया मेरे पर रखा हुआ है। ये जो रेडिकलाइजेशन है इस वक्त, ये कितना वॉलेटाइल है या नहीं है? देखिए, रेडिकलाइजेशन से तो हम इनकार नहीं कर सकते। इतनी बड़ी तादाद में जब से टेररिज्म शुरू हुआ, लोकल यूथ इसमें शामिल थे, और उन्होंने जाके पाकिस्तान ट्रेनिंग भी पीओके में ली, लौट के आया, और पाकिस्तानी टेररिस्ट से मिल करके उन्होंने भी यहाँ के टेररिज्म में काफी उसको प्रमोट किया, उसके भागीदार रहे। अब आज की पोजीशन में जो इम्प्रूव्ड कश्मीर है, उसमें हमें अभी नेक्स्ट जेन के बच्चों को रेडिकलाइजेशन से बचाना है। तो यूथ को ये बताना कि बेसिकली ये जो रेडिकल इस्लाम का जो सब्ज़बाग आपको दिखाया जा रहा है जिहादी ताकतों के थ्रू, जिसमें आईएसआई का टोटल मैट्रिक्स है, ये फॉल्स नैरेटिव है। और इलेक्शन ड्यूटी 1996 में कॉफिन बनाने का हमें तजुर्बा नहीं था, मतलब हमें ये नहीं पता था कि कॉफिन कैसे बनवाएं जाकर के। अचानक एक जगह ब्लास्ट होता है, साउथ कश्मीर में डेड बॉडी भेजनी होती है, रात को आरा मशीन पे जाते हैं कि फट्टे काटो। कैसे? क्योंकि कॉफिन की कोई दुकान तो होती नहीं है। सही बात है। उसमें बॉडी पैक करके भेज रहे हैं। उसका सिस्टम एम्बालमेंट कैसे होता है कि बॉडी इसकी डिकम्पोज ना हो, खराब ना हो, घर तक पहुंच जाए। इमोशनल मैनेजमेंट वहां का करना। इनकाउंटर हो रहा है, अपना 2 शहीद हो गया, फिर भी अभी टेररिस्ट को मारना है। उस समय ट्रुप्स के मनोबल को रखना, भाई उसी का साथी शहीद हो रहा है, वो देख रहा है कि इसकी डेड बॉडी जा रही है, जवान देख रहा है, उसको पता है कि अगली गोली मुझे लग सकती है। उस समय उसको इमोशनली मैनेज करना और उसको अपने पर्पज और काज के लिए चार्ज रखना कि फाइनली जो अभी अंदर पड़ा हुआ उसे मारना है। और रूम टू रूम जाकर के क्लोज क्वार्टर बैटल की फाइट करने वाली बीएसएफ रही। जेएनके असेंबली अटैक में जो पार्लियामेंट से ठीक पहले जैश ने किया था 1 अक्टूबर 2001 को, उसमें रूम टू रूम जाकर के क्लियरिंग ड्रिल किया बीएसएफ ने और जेके पुलिस के जवानों ने। क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस की जो एसओजी टीम है वो तो किलर्स हैं वो भी। मतलब मैं प्रोफेशनली अगर बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मैं अगर यहाँ हूं तो वो भी यहाँ है या कहीं ऊपर भी हो सकते हैं। सो डेयर डेविल बॉयज ऑफ जेके पुलिस एसओजी। मतलब एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने कि लास्ट रन ऑफ शौकत, मिस्टर मुकेश सिंह आईजी आईटीबीपी में उन्होंने किताब लिखी थी, लास्ट रन ऑफ शौकत।
तो किताब मैंने पढ़ी तो फ्रंट पेज पे उसकी फोटो है। लास्ट रन का अर्थ है एक सुसाइडर बिल्डिंग के अंदर घुसा है, फायर कर रहा है, शौकत दौड़ता है उसको मारने के लिए और उसी समय उसको शॉट लगता है और गिर जाता है, उसी की फोटो है फ्रंट पेज पे। लास्ट रन यानी जिंदगी की उसकी अंतिम दौड़ थी, और उससे पहले उसने कितने इनकाउंटर में हमारे साथ रहा हो। तब मैं कश्मीर से आ चुका था, मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि शौकत अक्सर हमारे इनकाउंटर में साथ रहता था। उसको था कि रोज मारते हैं और अंदर घुसूंगा नहीं तो मैं मार नहीं पाऊंगा इसको, और वो होल्ड अप सिचुएशन में विंडो पे राइफल लेके टेररिस्ट है, तो वो तो ओपन से आप दौड़ेंगे तो मारेगा। तो ये कहते हैं इस टाइप का काम हुआ है, मतलब जो कि उस टाइम के पीरियड का, जो अगर उस समय सोशल मीडिया का जमाना होता, मोबाइल हुआ होता, लोगों के पास वीसीआर और ये हैंडीकैम होता, तो क्या आज लोगों को पता लगता कि ये 2025 का कश्मीर, 24 का कश्मीर, इट वाज नॉट ए केक वॉक। मतलब अकेली बीएसएफ की शहादत बताइए, 770 शहादत बीएसएफ की है, 770, और 3500-3600 इंजर्ड हैं, और 2870 लोकल कश्मीरी टेररिस्ट मारे बीएसएफ ने, और 1000 से ऊपर तो फॉरेनर मारे हैं। कहाँ पता है लोगों को ये चीजें। तो सर, आपका जब ये ऑपरेशन हो रहा था गाजी बाबा के लिए, आप लोग अंदर प्रोसीड करते हैं हाइड आउट में, और आपने 2 फोल्ड आपने सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रखा है। क्या था फिर, कैसे आपने वो एग्जीक्यूट किया? उसके बाद अंदर हम एंटर किए घर में। एंटर करने के बाद 2 फ्लोर हमने सर्च किया, उसमें कुछ मिला नहीं सिवाय रजाई गद्दे पाइल अप करके रखे हुए। ऊपर नीचे? ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे तो कुछ नफर बोलते हैं फैमिली मेंबर को। जी। कुछ एक बूढ़े बच्चे थे, उनको एक जगह आइसोलेट कर दिया। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने लगे थे, लेडी बच्चा लेके उतर रही थी। उस समय हमें नहीं पता लगा हु इज दैट, ये पता लगा इसी घर की कोई लेडी होगी, ऊपर सोई हुई होगी। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ मिला नहीं, सेकंड पे भी नहीं मिला। टॉप फ्लोर पे हम गए तो इनकाउंटर उसी में हुआ। अच्छा। क्योंकि उसमें एक बड़ा साइंटिफिकली डिजाइंड चैम्बर के पीछे गाजी बाबा था। अच्छा। He was prepared, he was seeing us on closed circuit TV, he was seeing us on monitor. अच्छा, वो सीसीटीवी कहाँ लगा हुआ था? वो एक बड़ा सीक्रेट मिरर था, वॉल में लगा हुआ। वॉल में लगा वॉल में फिटेड था, और वो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था। उसमें सीसीटीवी लगा रखी थी। बड़ा अनयूजुअली बड़ा मिरर था, जो कि देखने से उस पर कोई संदेह नहीं हो रहा था। लेकिन वो एक रात पहले जो हम लोगों ने हाइड बस्ट की थी, म्यूजिक सिस्टम वाला, कुछ वो क्लू दिमाग में था। दूसरा तो हमारे पास उसका डिजाइनर था ही हमारे कब्जे में। डिजाइनर ने जब उस शीशे का हिंट दिया तो उसके बाद तो स्मृति जी, मतलब फिर तो क्या हुआ वो तो हिस्ट्री ही है। मतलब जो ग्लास हमने तोड़ा, ग्लास तोड़ने के बाद जो हमारा स्वागत हुआ, और गोलियों और ग्रेनेड से, तो उस रूम पूरा बैटल फील्ड ही रूम हो गया। लाइट वाइट सब उसकी फूट गई, कंप्लीट धुआं कमरा, कुछ दिख नहीं रहा है। गाजी बाबा और उसके साथ टेररिस्ट को भागने का वही सीढ़ी रास्ता, हमारा भी वही सीढ़ी रास्ता, और कोई रास्ता था नहीं। टेरेस और विंडो तो बाद में पता लगा कि वो भी उसमें था। और एक उसने लोहे की सीढ़ी सीक्रेट नीचे जाने के लिए अलग से डिजाइन कर रखी थी अपने चैम्बर से, जो मुझे नहीं पता लगा। बाद में जब बिल्डिंग डिमोलिश की गई तो उसमें मिला उसका अवशेष, मैं नहीं उसे देख पाया। और हाफ मैगजीन फायर किया मैंने। एक तो मर गया, दूसरा मुझे उस समय पता लगा नहीं। तब तक मेरा दाहिना हाथ झूल गया, कंप्लीट सेंसलेस, हिट कार्ड ए कंप्लीट बस्ट ऑन राइट हैंड। तो राइट हैंड के बस के बाद तो दाहिने हाथ में लगता था हाथ ही नहीं है, इसमें सेंसेशन ही खत्म होगा। अल्ना, रेडियस, मीडियन, तीनों नर्व इसकी चली गई। तीनों सेंसरी नर्व हैं, तीनों सेंसरी नर्व उड़ गई मेरी। जब हाथ से नर्व ही उड़ गई तो हाथ तो कुछ सुन नहीं रहा था, कुछ रहा ही नहीं, कुछ नहीं था। और बिल्कुल जैसे पशु का मुंह खुला हो ऐसे दिख रहा था। आई वाज ब्लीडिंग बैडली। बॉडी के बाकी इंजरी उस समय मुझे पता लगी नहीं। राइट लेग में पेन और सुनापन फील हुआ, लेकिन मैं सोचा शायद ऐसे ही है। लेकिन एक्चुअली मेरा लंबर प्लेक्सस की नर्व ब्रूज हो गई थी, जो पेट में गोली लगी उसका वो इफेक्ट था। बट दैट टाइम आई डिड नॉट नो। फिर मैं खुद को संभाला और मैं अपनी राइफल से सीढ़ी से नीचे आने लगा, क्योंकि बैडली इंजर्ड था मैं। तब तक वो इनकाउंटर हो चुका था। मतलब एक जो मुझे देखा अपेरेंटली मर गया है, बाकी कितने हैं कितने मरे तब मुझे नहीं पता लगा। मगर पूरा सब वहां पे सबको आप लोगों ने मार दिया था। हम अंदर हम 3 ही बचे थे, बाकी तो सीढ़ी में थे। तो ग्रेनेड ब्लास्ट से इंजरी हुई थी, तो जिसको इंजरीज हुई उसको डेफिनेटली उसको जगह तो छोड़ना पड़ेगा।
तो उसमें एक राजेश भदौरिया था लड़का, नीलकमल को 2 गोली लग गई, बलवीर कांस्टेबल को तो बस्ट ही लग गया और शहीद हो गया, कुलदीप था, मानिक नाथ, फिर एक हेमचंद जोशी ऑपरेटर जो हमारे 2 थे, सीपी त्रिवेदी हमारे बैचमेट, और विनु चंद्रन, हिमांशु गौड़ जैकेट लेने नीचे गए थे, वो सीढ़ी में थे। तो कहने का मतलब कि कुछ लोग स्टेयर्स के अंदर थे, कुछ फ्लोर पे थे जिन्हें इंजरीज हो गई, उन्हें जगह छोड़ना पड़ा, और फाइनली लास्ट ओनली वी पीपल वर देयर। तो उसके बाद एक अचानक सा सन्नाटा सा छा गया, लेकिन हमको ये अंदाजा नहीं लग रहा था कि इतने ही थे, हमें लगा कहीं और भी बहुत ज्यादा हों, तो कोई कहीं से मारेगा, फायर करेगा, हो सकता है इसके ऊपर के फ्लोर पे हो सकता है बीच में भी हो, हमने सर्च में उसको मिस कर दिया हो, क्योंकि जब ये मिरर के पीछे है तो पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट अनटिल अनलेस डे लाइट में चप्पा चप्पा इसका सर्च हो। तो डे लाइट होने में भी 1-1.5 घंटा था। नीचे आया मैं तो जवानों ने सहारा दिया मुझे, और मैं बिल्कुल होश में था, बात कर सकता था। तो हिमांशु गौड़ से मैंने बोला कि टेररिस्ट अंदर है, इसको घेर के रखना और मुझे हॉस्पिटल भेजो। मगर टेररिस्ट उस वक्त मर चुके थे, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता था कि मर चुके या इतने ही थे, इस घर को मत छोड़ना, और मुझे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मुझे इवैक्यूएट करो। तो उसने जिप्सी आ चुकी थी तब तक मुझे इवैक्यूएट करने के लिए, क्योंकि हिमांशु भी नहीं उम्मीद कर रहा था कि मैं बच के नीचे उतर पाऊंगा। वो तो मान के चल रहा था ना, जो अंदर ट्रैप्ड है मारे गए होंगे। इतना फियर्स गन फाइट चल रहा था। जिप्सी आई, मैं उसके अंदर घुसा, और मुझे बगल में ही मेडिकल कॉलेज था 2-2.5-3 किलोमीटर पे, तो बड़ा क्विकली पहुंच गया मैं। मगर मैं आपको बीच में 1 मिनट रोकूंगी सर। जब ये चल रहा था गन फाइट, जब आप आमने सामने आए थे, तब आपने गाजी बाबा को देखा था? उसका चेहरा नहीं देख पाया, क्योंकि पिक्चर्स कहीं नहीं है ना, उसका चेहरा नहीं देख पाया। इसीलिए उसकी आइडेंटिफिकेशन में बीएसएफ ने बड़ा एक्स्ट्रा केयर लिया, और गाजी बाबा के आइडेंटिफिकेशन को उन्होंने कई चैनल से कंफर्म किया। पहला कंफर्मेशन तो ये हुआ कि जब हमने घेरा लगाया तो उसने वायरलेस सेट पर ऑलरेडी जो कंट्रोल पाकिस्तान में कंट्रोल था पीओके में, जिसको मास्टर कंट्रोल बोलते हैं, एमसी, उसने 394 एमसी ओवर ऑलरेडी बता दिया था कि मैं सीज में हूँ। दूसरा सबसे बड़ा सबूत था जो नजीर रिपोर्टर था जी न्यूज का, जिसने गाजी बाबा का लाइव इंटरव्यू लिया था, उससे बॉडी को आइडेंटिफाई कराया गया मारने के बाद। और थर्ड फैक्टर था कि उसका डिप्टी चीफ पाकिस्तानी तो जिंदा ही था ना हमारे पास अभी, उसने पहचान कर लिया, अंसार भाई जो था, और बड़े गुस्से से देखा। जब उसने डेड बॉडी गाजी बाबा की देखी तो तमतमा गया। उसने बोला, अच्छा आप लोगों ने मास्टर जी को मार दिया। मास्टर जी उसमें कोड था उसका। तो जब उसके बाद इंटरसेप्शन पाकिस्तान से जो आया, जिसमें बहावलपुर में उसका उन्होंने सिंबॉलिक नमाज जनाजा किया था। अच्छा। इसमें 4 लाख की भीड़ आई थी। 4 लाख की भीड़ आई थी उसका एक सिंबॉलिक नमाज जनाजा करने के लिए। और उन्होंने एक वहां से मैसेज पास किया था कि हमारे सरवरा, हमारे आंखों के नूर, मोहतरम गाजी बाबा को हिंदुस्तान के कातिलों ने मार दिया। हम उन्हें पैगाम देते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जैश मोहम्मद ने वहां से फरमान जारी किया था। तो गाजी बाबा की आइडेंटिटी को क्लेम करने के लिए बीएसएफ ने रिपीटेड सारे चैनल से कंफर्म करके डिक्लेयर किया, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। अगर बीएसएफ ऐसा कोई भी क्लेम कर लेती जो बाद में प्रूव नहीं होता, तो उसकी बड़ी उस मामले में बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती। और बाद में तब जाकर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, श्री एल.के. अडवाणी जी ने, कि हमें फख्र है अपनी बीएसएफ पे, जिसने 17 महीने के अंदर पार्लियामेंट अटैक के मेन एक्यूज को मार गिराया, जबकि अमेरिका अभी भी ओसामा बिन लादेन को खोज रहा है, क्योंकि वो 2011 में मारा गया WTO का मेन एक्यूज। तो ये उसके आइडेंटिटी पे रहा। और उसका राशिद भाई भी उसके साथ, जो दूसरा पाकिस्तानी था, वो भी मारा गया। उसने टेरेस से जंप करने की कोशिश की, फर्स्ट फ्लोर पे मारा जवानों ने उसको। अच्छा। तो 2 ही अंदर थे जी, और थर्ड पाकिस्तानी ऑलरेडी हमारे कैप्टिविटी में था। तो ये देखा जाए तो 3 हो गए, इनकाउंटर में 2 ही थे। ये बहुत बड़ा एक उनकी कहते हैं इनके बैकबोन पे एक बहुत बड़ा डेंट क्रिएट किया, तोड़ के रख दिया। 13 साल तक जैस खड़ी नहीं हो पाई। आप इसके बाद देखिए कि अगस्त 2003 का इनकाउंटर है। गाजी बाबा की लीडरशिप टोटली मारी गई 3 में इस इनकाउंटर में, और 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ है। हिस्ट्री में चेक करिएगा। बिल्कुल।
जिस दिन तो ये 13 बरस का पीरियड में जैश-ए मोहम्मद एकदम ठंडी रही, हिला करके उनके बेस को ही आपने हिला के, रूट्स जड़ों को ही उनकी हिला हायरार्की करके मारी गई, बहुत बड़ी उसकी लीडरशिप का गैप हुआ। मतलब गाजी बाबा जैसा उनके यहाँ भी फाइटर इस लेवल के उतने नहीं होते लोग, सबके साथ तो कहते हैं ना कि क्रिटिकल रिसोर्स तो सबके वही होते हैं, तो जैश में भी ऐसा नहीं कि सारे लड़ाकू, सारे जैश के कार्डर फाइटर ही हैं। बुरहान वानी जैसे बुज़दिल लोग भी हैं जिनकी चर्चा तो पोस्टर बॉय के लिए चलती है, बट वैसे मैंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि इनकाउंटर के बाद बुरहान वानी का जब वेपन चेक किया गया तो एक गोली भी नहीं फायर कर पाया था, ऐसे उसको महिमा मंडित कर रखा था बना के। वो रेडिकलाइजेशन के लिए आसान हो जाता है ना, बाकी जो लोकल यूथ के लिए यही तो एक तरीका क्या करता है ना, यूथ उसकी फोटो देख के उसको गाजी मान लेती है, उसका फोटो, वो एक स्कार्फ जो कि पैलेस्टीनियन कलर का आप देखते हैं, वो काला सफ़ेद स्कार्फ, उसी टाइप का अटायर, बड़ी दाढ़ी, और कुछ ऐसी हिज़्ब की माला हाथ में ले लेंगे, कुछ पैम्फलेट है, कुछ रेडिकल और कुछ रिलीजियस लिटरेचर हाथ में होगा, गन में तरह तरह के वो स्टोन चिपका देते हैं कि वो चमकता है, तो यूथ देखती है अरे ये तो AK-47, मतलब ये तो पैटर्न टैंक है, उसमें अलग अलग कलर का वो स्टोन चिपकाते हैं। अच्छा। ये नॉर्मल जैसे हम लोग, हमारी कन्वेंशनल राइफल दिखती है प्लेन सिंपल, मैगजीन होनी चाहिए, गोली होनी चाहिए, लटकाने का स्लिंग होना चाहिए, यही तो है राइफल। ये उसको सजाते हैं, सजा करके यूथ को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि कितनी फैसिनेटिंग चीज है। जैसे आप देखते हैं एक तो नॉर्मल बाइक होती है, एक उसमें फट 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 आवाज करने वाली होगी, कुछ उसमें साजो सामान लगा देंगे जस्ट टू अट्रैक्ट, इल्यूजन है यूथ के लिए कि मैंने कोई बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी तिलिस्मी चीज है, मतलब इसको गन को लटका के चलोगे तो यू विल बी समथिंग वेरी स्पेशल इन दिस सोसाइटी, बट देयर लाइफ इज वेरी लिमिटेड। एक बार टेररिस्ट का ठप्पा लग गया, एवरेज लाइफ 6 महीने से लेके 3 साल 4 साल, कोई बड़ा बिरला है जो 4-5 साल क्रॉस किया है, उसके अंदर ही मारे जाते हैं। जितने दुष्ट हैं इनकी लाइफ बड़ी कम होती है, आप वैसे भी देख लीजिए। तो सर आप फिर जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं जी, फिर आपको होश आता है? जी, मैं ऑपरेट होता हूँ जी। पहले बात मुझे एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिनेशन में मुझको बताया जाता है कितनी गोलियां लगी हैं, कुछ तो नहीं भी बताया जाता है, मतलब ये मेन बात बोलते हैं वो कि आपके एब्डोमेन में गोली है, अंदर ही है, परफोरेशन हो रहा है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी, आपके आंत में ब्लड भरेगा तो मरोगे। तो तुरंत उन्होंने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी किया, और वो करके वो क्या करते हैं, स्टमक में एक ड्रेन पाइप डाल देते हैं जिससे जो भी खून का रिसाव है पाइप के जरिए बैग में आ जाए। वो उन्होंने किया और पेट की सिलाई कर दी पूरी, दाहिना हाथ को फिक्सेटर पे डाल दिया था, पैर में टाँके लगा दिए, लेफ्ट छाती में जहाँ गोलियां लगी थी टाँके लगा दिए। मैं होश में लौटा करीब 11 बजे। कहते आप कहीं आपने बताया था कि बैज आपका लगा था, उसने वो मेरे लिए वो तो मैं फिल्म में भी उसको दिखाया, उसको चल के मैंने बाद में अपनी कुंडली शुंडली भी किसी को दिखवाई। मैंने कहा भाई ये इसमें तो लाइफ थी ही नहीं। तो जो अगर ज्योतिष के एंगल से लें तो लोगों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए, वो इंटरप्रिटेशन अलग है, मतलब वो एक डायरेक्टर जनरल महोदय का दिया हुआ एक डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन रोल विथ इंसिग्निया होता है, यानी ऑपरेशनली आप अच्छा काम करते हैं तो इस तरह के कमेंडेशन रोल मेरे पास मल्टीपल थे, 10-12 थे उस टाइम में, 10-12 DGCR ऑलरेडी मुझे मिल चुका था। एक ऑपरेशन करता था उसमें आ जाता था, दूसरा करता था आ जाता था। उसी सिलसिले में एक डिस्क मैंने लगा रखी थी, वो डिस्क इंसिग्निया होती है, यानी वर्दी पर भी दिखे कि आपने अच्छा कार्य किया है। एक तो मुझे कागज मिला तो वो मेरे पास फाइल में है, वर्दी तो नहीं बता रही है कि मैंने ऐसा कार्य किया। तो इंसिग्निया मैंने लेफ्ट चेस्ट के ऊपर लगा रखा था जहां उसकी जगह है लगाने की, वो एक पिन से टक्ड होती है। इंसिग्निया पे पूरा बस्ट लगा, ये तो मुझे अगले दिन पता लगा, उस समय तो पता ही नहीं लगा। वो पूरा बस्ट लगा और उस बस्ट ने जो कार्डिक एरिया है लेफ्ट, उसमें गोली को जाने से एकदम दीवार की तरह से रोका। और ये एक्चुअली हुआ, मतलब वो 1 इंच साइज से भी छोटा है, बट कहने को हो सकता है कि 1 इंच पे ये क्या फिल्मी गोली लगी, मेरे पे लगी है। वो पूरा क्रश्ड है, वो इंसिग्निया मेरे पर रखा हुआ है। और उसने आर्मपिट में गोलियों को डिफ्लेक्ट कर दिया, उसने 5 डिग्री 10 डिग्री गोलियों को चेंज कर दिया। तो मेरे केज में, यानी जो शरीर का ट्रंक है उसमें गोली नहीं गई, वो बाजू में फाड़ के पीछे निकल गई, पूरी सिलाई है मेरी वो जी। तो वो तो मुझे अस्पताल में पता लगा, कुछ यहाँ फील हुआ कि यहाँ टाका लगा है, कुछ खिंचाव हो रहा है, तो देखा वो खिंचाव है। पैर में खिंचाव लगा था, टाँके लगे थे, हड्डी नहीं टूटी, खिंचाव है। पेट वाला
बड़ा बहुत खतरनाक था, जो कि खतरनाक अंदर ही था। गोली रह गई। एब्डामन खुला तो एब्डामन पूरा फूला हुआ था, यानी ऊपर बहुत ही लंबा मेरा स्कार था, बहुत लंबा था, ऊपर से लेकर नीचे तक काट दिया था। दाहिना हाथ फिक्सेटर पे था। तो ये सब तो अगले दिन जब मैं एनेस्थीसिया से वापस निकला तो डायरेक्टर जनरल, 15 कोर कमांडर, हमारी वाइफ, ये लोग सामने खड़े थे, प्रोली वेट कर रहे थे कि ये होश से जब वापस आए तो देख लेते हैं। तब डीजी ने हमें झांका, अंदर घुसे वो, तो उन्होंने बोला कि वेरी सॉरी बिकॉज यू आर वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड, लेकिन हमने डॉक्टर से डिस्कस किया है, योर लाइफ विल बी सेव्ड, इंजरीज आर वेरी क्रिटिकल एंड कांग्रेचुलेशंस। तो मुझे बधाई दी, तो मुझे बधाई देने तक तो मुझे नहीं पता था कि ये हुआ क्या और मारा जो गया उसकी क्या आइडेंटिटी है, और जब आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब उन्होंने बोला कि गाजी बाबा इज द हिस्ट्री एंड यू हैव मेड ऑल ऑफ अस वेरी प्राउड। गाजी बाबा जब मैं नाम सुना कि वो मारा गया तो खुशी शेयर करने से पहले मेरा अगला क्वेश्चन था कि मेरे कोलीग्स कैसे हैं, जो साथ के लोग कैसे हैं। तो उन्होंने बोला बलबीर को नहीं बचा सके हम लोग, त्रिवेदी इज सेफ, बीनू इज सेफ, दे आर इंजर्ड, दे आर इन हॉस्पिटल। तो बोले कि बिल्कुल ठीक है, वो मतलब थोड़ी मोड़ी चोट लगी है लेकिन ठीक है। फिर अगला सवाल तो कुछ बचा नहीं। फिर वो लोग चले गए तो मुझे उन्होंने 72 घंटे बाद रूम में शिफ्ट कर दिया, प्राइवेट वार्ड के कमरे में, जिसके अंदर टीवी लगी थी। तो थोड़ा मेरा एक वीआईपी पेशेंट टाइप ट्रीटमेंट दिखने लगा कि मतलब मुझे टीवी फिटेड रूम में डाल दिया। उस समय टीवी लग्जरी होती थी, तो टीवी पर तो पूरा वो जैसे एक दुखदाई घटना पहलगांव की है और आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस न्यूज चल रही है। तो मेरे उस इनकाउंटर के बाद का सारा फॉलो अप न्यूज मैं टीवी पर लाइव देखने लगा। वो बिल्डिंग देखने लगा कैसे गिराई गई। उसके बाद बीनू का एक बयान टीवी के सामने वो देखा कि इंजर्ड होने के बाद वो कैसे बोल रहा है, यानी लाइव उससे नहीं मिला हूं मैं इंजरी के बाद, टीवी पे देखने लगा। और बलवीर की बॉडी वहां से गई, उसके घर पे पार्थिव शरीर, जैश के तमाम क्लेम, जैश के अटैक बहुत शुरू होने लग गए। तो ये सिचुएशन रही। देन 3 या 4 दिन के बाद फिर उन्होंने दिल्ली मुझे इवैक्यूएट कर दिया। फिर मैं दिल्ली एडमिट रहा और बड़े ख़राब टाइम फिर चले ट्रीटमेंट के। फिर डीजी सर मिलने आए दिल्ली के हॉस्पिटल में, तो वहाँ बोले कि वो उसके नमाज जनाजा में 4 लाख लोग बहावलपुर में इकट्ठा हुए थे। ये उन्होंने रूम में बोला मेरे को, बसंत कुंज। और एक आईजी ने कहा भी कि सर जिस तरह से डीजी कमेंडेशन डिस्क इनको बचाया है, तो उन्होंने लाइटर सेंस में बोला सर आई थिंक वी मस्ट इशू दिस कमेंडेशन दिस टू एवरीवन हूसोएवर इज सर्विंग देयर, क्योंकि मेरे साथ तो ये घटित हुआ। बिल्ला नंबर 786 स्टोरी नहीं रही मेरे साथ, एक्चुअल है और उसको मैंने अभी प्रिजर्व करके रखा है। मेरे बैचमेट अखिलेश्वर सिंह ने उसको पहले फ्रेम करा के मुझे दिया था, तो वो भी पड़ा हुआ है। उसके बाद दिल्ली का ट्रीटमेंट चला, फिर तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, इंटेस्टाइनल इश्यूज बहुत आ गए, आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। तो 2003, 2004, 2005, 2006, 2006 में डिसाइड हुआ कि बड़ी आंत निकालनी पड़ेगी। तो मेरा इनफ्लेक्सिमैब थेरेपी चलता था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो कभी मैं अलग अलग अस्पतालों में भर्ती होता रहा। 2007 में मुझे डॉक्टर्स ने कड़ा डिसीजन लिया। एम्स ने बोला कि आपकी कोलोन हमको काटना पड़ेगा और आपको हमें इलियल पाउच एक्सटर्नल बैगेज पे रखना पड़ेगा और 1 साल का प्रोजेक्ट है। आपको सब ठीक ठाक चला तो मिनिमम 3 बार ओटी में जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो मैंने कहा कि आई विल गो फॉर दिस। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने बताए कि लाइफ लॉन्ग इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये रहेंगे कि आपको 15-16 बार वॉशरूम जाना पड़ेगा और आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हमेशा कभी भी हो सकता है। तो दीज आर दी, और बोन में पेन, जो भी उन्होंने बताना था बताया। लेकिन लाइफ जा रही थी। हमने कहा कि मतलब सर्वनाशे उत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, कहते हैं जब सर्वनाश की स्थिति आई हो तो समझदार आदमी आधा बचा लेता है, उसी पे कहा गया श्लोक है। तो मैंने कहा नहीं, आई विल अंडरगो सर्जरी। फिर वो सर्जरी की डेट नहीं मिल रही थी। तो मिस्टर R.K. पचनंदा थे, BSF में IG बंगाल कैडर के। पता लगा कि हमारे सर्जन के वो अच्छे मित्र हैं, तो उनको मैंने फ़ोन किया, किसी ने नंबर दिया उनका।
वो चंडीगढ़ थे, उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ, जबकि मैं कभी उससे पहले मिला नहीं था, बट वो बाय नेचर ही बहुत अच्छे आदमी हैं। तो अगले दिन HOD मेरे एम्स में मेरे रूम में आए, तो उनका ही वर्ड था कि बोले माई प्लेटर इज फुल, देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेस टू एकोमोडेट एनी पेशेंट, बट आई विल डू समथिंग फॉर यू, डोंट वरी। डॉक्टर TK चट्टोपाध्याय। मतलब मैं ये दया की भीख मांग रहा था कि मुझे ऑपरेट करके काट दो कोलोन। आदमी एक तरह से सर्जरी से डरता है, लेकिन मैं उनको प्लीड कर रहा था कि अब सर्जरी मेरी कर दो। उसी बीच में मेरे बच्चे का ये गुपवीत फिक्स हो गया गांव पे 7 मई 2007 को। फादर बोले क्या करें, छोटे बच्चे का टाल दें? तो मैंने कहा बिल्कुल मत टालना। और उसी समय इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, 2007 यूपी असेंबली इलेक्शन। मैंने कहा टालिएगा मत, अगर आप टालेंगे तो लोगों को ये मैसेज जाएगा कि मैं बहुत खराब हालत में हूँ। तो बोले तुम्हारे एब्सेंस में ये कैसे होगा? मैंने कहा मेरे एब्सेंस में कराइए आप। 27 अप्रैल को मुझे OT में घुसना था और बेटे की 7 मई को। तो यहाँ से मैंने सबको भेज दिया, वाइफ को बोला बस तुम रुक जाओ। बच्चे उच्चे सब एम्स में छोड़ के मैं गए। 27 अप्रैल को मेरी पहली सर्जरी हुई। तो मैं बोला कि सर्जरी से मैं ठीक ठाक बाहर आ गया तो आप करना, और कोई गड़बड़ होता है तो वैसे टल जाएगा। 27 अप्रैल को मेरा ब्रदर सवेरे लौटा गांव से सारा इंतजाम करके, और उस समय यूपी इलेक्शन ड्यूटी में BSF चली गई यूपी में, और संजोग से मेरे बैचमेट उसी एरिया में ड्यूटी में चले गए। तो मेरी सर्जरी हुई, मैं OT से निकला, शाम को निकला। उस OT में उस दिन एक ही सर्जरी हुई मेरी, क्योंकि बहुत लार्ज ऑपरेशन था। ICU में रहा मैं। ICU में तो कोई बात कर नहीं पाया। 5-6 दिन बाद ICU से निकला तो ये गुपवीत के 2 दिन पहले मैं रूम में आया, और फादर से मैंने बोला कि मैं बच जाऊंगा, आप एक गुपवीत करिए। तो वही एक फंक्शन है लाइफ का जिसमें मैं नहीं रहा हूँ घर पे। तो मेरे बैचमेट करण सिंह राठौर, कुछ अच्छे हमारे साथ के लोग उस दिन गांव पे मेरे गए, और उन्होंने वहां से, तब ये कैमरे वाले मोबाइल का टाइम आया नहीं था, तो शाम को उन्होंने वहां से मोबाइल से मेरी बात कराई कि हम लोग तुम्हारे घर पे हैं, तुम अस्पताल में हो, कोई बात नहीं है। तो मैं रात तक, जब तक सब लोग खाना वाना नहीं खा लिया, तब तक मैं फोन पे पूछता रहा। बोले नहीं सब हो गया अच्छे से। मैंने कहा आप इसको टाल देते तो क्या मैसेज जाता पब्लिक को? मैंने कहा लेट द पीपुल नो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। 7 मई को इलेक्शन था, मेरी 28 अप्रैल को सर्जरी हुई। फिर बच्चे उच्चे लोग 10 मई तक वापस आए, तब तक मैं रिकवर कर रहा था। तो मुझे बैगेज बाहर लगा दिया, मोशन मेरा उसी से होता था, क्लिप लगा रखा था, वो एक्चुअल रूट जो है मोशन का बंद कर दिया था। फिर अगस्त में मैं दोबारा एडमिट हुआ, स्कार भरे भी नहीं थे, और वो मेरी दूसरी सर्जरी थी। गोली लगने पर एक बार पूरा पेट खोला गया था, ये सेकंड हो गई। अब अगस्त में थर्ड ड्यूटी थी, और रक्षाबंधन के दिन मुझे याद है OT तैयार। थर्ड वाली सबसे डेंजरस थी, क्योंकि इनको पेट के अंदर एनल पाउच कार्व करना था, एक वैकल्पिक स्टोरेज तैयार करना था आंत का, जो काट के निकाला था उसका रिप्लेसमेंट बनाना था। तो वो सर्जरी तो बिल्कुल कहते हैं कि लाइफ रिस्किंग थी। उन्होंने कार्व किया, बनाया, और ये एक्सटर्नल बैगेज को फिर बंद करके दूसरे साइड में हाथ खोला, उधर लटका दिया, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था। तो वाइफ ने OT के बाहर डॉक्टर TK चट्टोपाध्याय का जैकेट पकड़ लिया कि मुझको खाली ये बता दीजिए क्या कंडीशन है। तो TK चट्टोपाध्याय ने उनको किनारे किया, कहा मिसेस दुबे 4 दिन तक मेरे से बात मत करना, यू टॉक आफ्टर 4 days। तो चले गए उनको छोड़ के। फिर मैं ICU में रहा, और मुझे इसलिए ज़्यादा इमोशनल लगता है कि मेरे फादर बाद में उसी ICU में उसी बेड पे भर्ती रहे। उनकी 2019 में डेथ हो गई। तो मैं जब उनको देखने जाता था तो मेरे बार बार वो ICU याद आता था, तो मैं कहता था मैं इस ICU में रहा हूँ और इसी बेड पे रहा हूँ। वो 8 बेड की ही ICU थी, GI की, 8वें फ्लोर पे, 3rd या 4th फ्लोर पे थी। मैंने कहा आप भी ठीक हो जाओगे, मैं इसमें रहा हूँ। एग्जैक्टली बालाकोट जब हुआ था, फादर मेरे उसी समय भर्ती हुए थे। खैर हम नहीं बचा पाए उनको। तो फिर डॉक्टर्स आने लगे। डॉक्टर्स ने बोला कि 10 days जिस दिन तुम क्रॉस कर लोगे, 10 दिन, तो हम मुतमईन हो जाएंगे, बच जाओगे। 5th डे आए, 6th डे आए, मैं रोज काउंट करता था।
तो मेरे ठीक सामने आईसीयू का जो पेशेंट था उससे मैं बात कर रहा था। बात करते करते वो भी कुछ हंसी मजाक कर रहा था। तब तक देखा अचानक डॉक्टर आए भाग के और स्क्रीन से उसको कवर किया और 15 मिनट के बाद उसकी डेड बॉडी लेके चले गए। उसको लीवर कैंसर था। तो वो पेशेंट हमसे कभी कभी बात कर रहा था, लेकिन अचानक उसको कॉम्प्लिकेशन हुआ और विद इन 15 डेज ही डाइड। तो जीआई के उस आईसीयू में मैं मरते और बॉडी जाते भी देखता रहता था। तो 10वां दिन हुआ, डॉक्टर सलूजा आए, मेरे सर आज तो 10 दिन हो गया। हाँ, उसी बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक राइटअप निकला था, कोई मिस्टर सिन्हा ने लिखा था। ये राइटअप निकला था इंडियन मुजाहिदीन ने जो सीरियल आईडी ब्लास्ट किया था इंडिया के तमाम शहरों में, उस पे कोई सिन्हा ने एक राइटअप लिखा था जिसमें उन्होंने मेरा जिक्र किया था कि ग्राउंड वर्क और ग्राउंड इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था गाजी बाबा ऑपरेशन। और मेरा नाम मेंशन किया था, जबकि मैं उस रिपोर्टर को जानता भी नहीं हूँ। तो मेरी बेटी वो कटिंग लेके आई थी आईसीयू में, कीर्ति, कि पापा ये निकला है और आप पढ़िए, इसमें आपका नाम निकला है। तो मुझे पता नहीं था कौन है, पढ़ा मैं, लेकिन थोड़ा मैं इनकरेज्ड फील किया कि लगता है मेरे वर्क की जानकारी उनको कहीं से हुई होगी। 10 दिन के बाद मैं रूम में शिफ्ट हुआ, रिकवर करने लगा। डॉक्टर्स बोले कि दिसंबर में दोबारा मिलेंगे, 3rd स्टेज सर्जरी। तो मैं घर आया और पाउच का जगह चेंज हो गया था, यहाँ सिलाई हो गई थी। लेकिन डिस्चार्ज के पोजीशन में और री एडमिशन के पीरियड में मैं पूरा ऑफिस अटेंड करता था। अच्छा। यूनिफॉर्म में, वो क्लिप को मैं बेल्ट में लगा लेता था, पूरा दफ्तर अटेंड करता था। भर्ती होने के 1 दिन पहले बस जाता था और डिस्चार्ज होता था, फिर ऑफिस काम करता था, मन लगा रहता था। तो अपने ऑफिस के अंदर ही एक बेंच लगा लिया था, एक चादर बिछा ली थी और इंट्रावेनस वगैरह ऑफिस में ही लगा के चला जाता था, मेडिकल अटेंडेंट। दिसंबर में मैं फिर भर्ती हुआ। दिसंबर तक जाते जाते मेरा मन बड़ा उत्साह बढ़ गया था, क्योंकि फर्स्ट सर्जरी के बाद भूख लगने लगी। वाइफ से मैंने बोला कि बंगाली वाले के यहाँ से रसगुल्ला मंगवाओ शाम को, मैं मिठाई खाना चाहता हूँ। तो आती थी तो वो लेके आती थी, तो बड़ा वो वार्ड में बड़ी चर्चा रहती थी। वो आती थी, मुझे पता लग जाता था कि वो आ रही हैं, कुछ आवाज आती थी, आप समझ सकती हैं। तो सवेरे की चाय मैं घर की ही पीता था। घर मेरा नजदीक था, वहाँ साउथ एक्स में था। 3rd सर्जरी में तो मतलब मेरा इतना उत्साह बढ़ गया कि मैं एम से नर्स को बोल के संगम सिनेमा में पिक्चर देखने चला गया। अगले दिन मेरी सर्जरी है। मैं पिक्चर देख के आया, नर्स बोली थे कहाँ 3 घंटे तक। मैंने कल तो मुझे 3री बार भर्ती होना, पता नहीं उसके बाद तो आ नहीं पाऊंगा भर्ती के लिए, ठीक ही हो जाऊंगा। तो मैं पिक्चर देख के आया, मतलब बड़ा इतिहास रहा। कई बार तो मैं वार्ड से पैदल आ जाता था, हुडको प्लेस, घर का चाय पी के चला जाता था। और उस हेमोग्लोबिन डाउन होने पर भी मैं एम्स में पूरा वॉक करता था, सवेरे नेकर डाल के पूरा वॉक करता था, आके लेटता था। 19 दिसंबर 7 को मैं लास्ट डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद बैलूनिंग हो जाती थी, पस भर जाता था, एक धागा अंदर पड़ा हुआ था। तो 2008 में देखा डॉक्टर ने, 9 में देखा तो बनियान भीग जाती थी, पस से शर्ट भीग जाती थी, तो मैं रुई का गाज लगा के चलता था। तो 2-2.5 साल तक डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया। बैलून बन जाता था, गुब्बारा, बैलून को इंजेक्शन से पस निकालते थे। अच्छा। तो कहते थे जब भी बैलून बने तो आप सीधे आ जाओ, आईसीयू में आ जाया करो, जो भी ड्यूटी डॉक्टर होगा वो सिरिंज से निकाल देगा और कहीं छेड़ना नहीं है। मैं सोचा कि ये ऑकवर्ड लग रहा है सोशली, ये भीग जाता है शर्ट। तो डॉक्टर टीके चट्टोपाध्याय से मैंने कहा सर कोई इलाज इसका बताओ परमानेंट। तो वो बड़ा मजाक करते थे, कह रहे थे मुहूर्त दिखा लिया तुमने? मैंने कहा दिखा लिया। बोले आज दिखाया? मैंने कहा नहीं दिखाया। बोले ओटी में आओ। और मैं कोई आदमी साथ नहीं लेके गया था, तो एक छोटा नोकिया का मोबाइल होता था। तो मैं सोचा ओटी में क्यों बुला रहे हैं, बोले ओटी में आ जाओ। तो मैं ओटी के बाहर किसी और मरीज का कोई अटेंडेंट बैठा था, तो उसको मोबाइल दिया, पैंट शर्ट दिया और गाउन पहना पेशेंट वाला, मैं ओटी में चला गया अकेले। मैं गया, उन्होंने खोला ओला और उन्होंने एक लोकल कुछ इंटरवेंशन किया, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन मारा सीधे और करके और एक गाज लगा दिया। बोले जाओ। तो बाहर निकला, मैं कपड़ा कैसे पहनूं, गाज पकड़े हुए एक हाथ से कैसे पैंट शर्ट डालूं। करते कराते मैं किसी तरह से कपड़ा फंसा के निकला, गाड़ी में बैठा, साउथ है आके वाइफ को रिंग किया। मैंने कहा उन्होंने निकाल दिया धागा। कह रही अब किसी को ले नहीं गए। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता था, वो भी ऐसे बुलाएंगे। उसके बाद से वो सूख गया। लेकिन
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए मैं बहुत प्रोन हूँ। अभी जनवरी में भर्ती था मैं, इसी जनवरी 25 में यथार्थ में मुझे एडमिट होना पड़ा था। तो कई बार मेरा उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन चिपकती है, 4 बार खुल चुकी है। वही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं डायरिया हो जाता है 3 महीने 2 महीने पे, एंटीबायोटिक डोज पे रहता हूँ और डिहाइड्रेटेड रहता हूँ, पैडिंग लगाता हूँ, रात को क्लोथ लगा के सोता हूँ। कल रात को भी क्लोथ ही लगा के सोया। कहीं जाता हूँ तो टिश्यू पेपर्स रखता हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है। और आपका हाथ भी ये वाला थोड़ा सा चैलेंज है इसमें। ये हाथ तो बच गया, इसकी बड़ी खुशी हो गई मुझे। तो ये क्या इसका गया वो मुझे नहीं आइडिया लगता। इस हाथ से मैं लिख लेता हूँ। लिख लेते हैं आप? मैं लिख लेता हूँ। इस हाथ से मैं गाड़ी भी चलाने की कोशिश करता हूँ, बट इसकी लिमिटेड फंक्शनिंग है, यानी लॉक्ड है यहाँ से, तो सिलेंड्रिकली कोई चीज उठा नहीं पाता। जैसे ये उठाना होगा तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, बाएं हाथ से उठाऊंगा क्योंकि शोल्डर से मुझे उठाना पड़ता है। अच्छा। शोल्डर रोटेट करना पड़ता है, कोहनी और एल्बो का रोटेशन नहीं है। ये इसके साथ प्रॉब्लम है और स्ट्रेंथ नहीं है। दाहिना पैर में न्यूरोलजिया है, राइट लेग में बहुत पेन रहता है, न्यूरो पेन, क्योंकि फेमरल नर्व मेरी डैमेज हो गई। फेमरल नर्व रिपेयर हो इसलिए नहीं हो सकती कि एमआरआई मेरी नहीं होती। वो मैग्नेटिक फील्ड में बुलेट मूव कर गई थी, तो एम्स ने, रेडियोलॉजी ने सर्टिफिकेशन दिया है कि कभी एमआरआई मत कराना। अब बिना एमआरआई के फाइन न्यूरो रिपेयरिंग हो नहीं सकती। तो डॉक्टर काले ने बोला, एम्स के बड़े फेमस सर्जन हैं, बोले लीव इट अलोन, इफ यू कैन लिव विद दिस मॉडिफाइड लाइफ यू लिव इट। तो मैंने कहा सर इतनी मल्टीपल सर्जरी मेरी हो गई कि अब जरूरत ना पड़ेगी तो कराना ही पड़ेगा। तो मैं उसके बाद से ऐसे ही रह रहा हूँ। राइट लेग कंप्लीट पेन, दाहिना हाथ रेस्ट्रिक्टेड, और जो एनल पाउच पेट में बना है वो परमानेंट। ये 3 परमानेंट चीजें हैं जो टिल लाइफ रहेंगी। एंड अनडिमिनिश्ड वॉरियर स्ट्रेंथ। एक चीज देखा कि मतलब ये बहुत ज्यादा माइंड को, शरीर को बहुत मुझे इफेक्ट नहीं करता। मगर एक बात बताइए, कोई भी कहता है कि इवन उस समय यूनियन होम मिनिस्टर सरप्राइज हो गए थे, चिदम्बरम साहब, जब 2010 में मेरा केस गया था कि इनको सर्विस में रखना है कि नहीं रखना है। तब तक मैं एनआईए ज्वाइन कर चुका था। तो बड़ा हैरान हुए वो। तो उन्होंने नोट लिखा कि ऑफिसर हैविंग सो ग्रीवियस डिसेबिलिटी, 76% डिसेबिलिटी, he can walk, he can talk, he can work in NIA, he can operate against लश्कर तोयबा। उसी दिन में लश्कर तोयबा के एक मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए गुजरात गया हुआ था। उसी दिन फाइल उनके सामने पुटअप हुई थी। तो हिस्टोरिकल नोट है उनका। बोले कि ऑन वन हैंड आई एम इट्स वेरी हार्टनिंग दैट दिस ऑफिसर इज डूइंग सो मच, बट ऑन अदर हैंड आई एम बैफुल्ड टू सी कि इतनी इंजरीज है। तो उन्होंने बोला कि आई वांट टू मीट द ऑफिसर। हमारे डीजी साहब का फोन आया गुजरात। बोले तुम्हें इतनी इंजरी है? वो मुझे खुद ही नहीं जान रहे थे। 1 साल से मैं उनके पास पोस्टेड था। जाड़े के टाइम में मैं ज्वाइन किया तो कोट वोट पहनता था, तो उनको दिखाई देता नहीं था। और डीजी के चैम्बर में कोई दिन भर तो रहते नहीं हो आप। तो मैं अपना काम किया, चला आया। मैंने कहा सर? बोले यार मुझे पता नहीं था, कब आओगे? मैं कहा आप जब बोलो शाम की फ्लाइट पकड़ लेना, नहीं तो मैं परसों लौटूंगा। बोले आओ तो मिलना। तो मैं जब गया, उनको एक्सप्लेन किया, तब उनको इतना पता लगा यार ये तो इतना इंजर्ड है। लंगड़ा रहे हैं, पेन में है, पैंट पहने नहीं, आपको बाहर से पता लग रहा है। पेट की इंजरी जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा नहीं पता लगेगा। एनल पाउच पेट के भीतर में बना है। दाहिना हाथ जो बहुत ढंग से देखता है उसको पता लग जाता है। तो कहने का मतलब कि क्या भगवान की कृपा रही कि आई नेवर अलाउड दीज थिंग्स टू रिफ्लेक्ट माय लाइफ एंड माय फंक्शनिंग। कभी सर आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं इतने प्रॉब्लम्स के साथ, मैंने फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ मैं अब पिछले लगभग कितने हो गए 20-22 सालों से मैं जी रहा हूँ। अगर मैं नहीं बीएसएफ में होता, क्योंकि इंसान रिफ्लेक्ट करता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है कि अगर मैं नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस में होता, आराम से, जो मैंने पहले भी सवाल किया था, आराम से कोई और जिंदगी, तो शायद ये चैलेंजेस फिजिकली मुझे नहीं होते। ऐसा रिपेंट तो कभी आपके मन में नहीं आता? मुझे कभी नहीं हुआ। इस नाते भी शायद नहीं हुआ कि मान लीजिए कि मैं कहीं और होता तो गोली नहीं लगती, तो कुछ और हो सकता था। सारे लोग तो इतनी डेथ्स होती हैं पूरे दिन में हमारे देश में, लेकिन गोली लगने से तो सबकी होती नहीं है।
तो कुछ और हो सकता था। यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिली, जो मौका मिला, जो इज्जत मिला, जो ग्लोरी मिला, जो नेम एंड फेम मिला, जो लाइन ऑफ ड्यूटी पर करने को मिला, ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस, कहीं सोच भी नहीं सकता था कोई। हम लोग तो बड़े बड़े साधारण परिवार से रहे हैं, कोई ऐसा नहीं रहा हम लोग कोई इनहेरिटेंस ऐसा लेके आए हों कि born with silver spoon, but born with warrior spirit, sir. that is there. ये तो एक ऑपरेशन था, ये तो मान लीजिए इस इंजरी मुझे इसमें हो गई, बट ये नहीं था कोई उस दिन इत्तेफाक हुआ हो। उसके पीछे जो 6 साल का एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस रहे हैं, आई मीन मार्वेलस रिकॉर्ड रहा है। मतलब जिसमें सेटिस्फेक्शन होता है, फील होती है कि ये इनकाउंटर, ये टेररिस्ट, ये रिकवरी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ट्रुप्स को बचा के लाए, इसका बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन। ये तो एक परिणति थी, एक क्लाइमेक्स था। शायद मुझे गोली नहीं लगती तो मैं और दिन फिजिकली ऑपरेशनल ड्यूटी और लंबा करता, आगे भी करता रहता। हालांकि वो करने का मौका लगा NIA में, पर दूसरे रूप में लगा। मतलब मैं अब फिजिकली उतना फिट नहीं रह गया, एज फैक्टर है। जब ये लगा तो मैं 39-40 साल का था, आज मैं 62 प्लस हो गया हूँ। तो कहने का मतलब कि ये सब में आया और चोट लग गई, इसका तो कभी, जैसे प्रश्न आपने पूछा तो ध्यान आया, ऐसा कभी सोचा नहीं, कभी नहीं। अच्छा सर, मैं आखिरी ये सवाल करके इस शो को यहीं पे समाप्त करूंगी कि अभी पहलगाम में जो इस तरह से अटैक हुआ है, इनोसेंट सिविलियंस, टूरिस्ट आराम से घूमने गए अपने फैमिली वेकेशन के लिए। इससे ठीक पहले अगर आप जाइए तो फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, CRP के बेगुनाह 42 जवानों की निर्मम हत्या, बट वो यूनिफॉर्म के लोग थे। हम लोग यूनिफॉर्म में हैं, हमारे पास राइफल है, हमारे पास एक कॉम्बैट सुपरियरिटी है, एक मैंडेट है, एक ड्यूटी है, हमें टेररिस्ट को मारना ही मारना है। तो हम उनके दुश्मन हो सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म में हो तो हमारे दुश्मन हो, मान लिया। उससे पहले जाइए, उससे पहले के फेज में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि 26/11 सबसे बड़ा हुआ था कि दे ट्रेवर्स आर थ्रू अरेबियन सी एंड अटैक्ड आवर इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ आवर कंट्री मुंबई, और इधर गए उधर गए, जो जहां जैसे मिला। उससे पहले का जो है पार्लियामेंट अटैक और ये सब जो है, लेकिन ये जो टूरिस्ट का मर्डर हुआ है ये, और जिस तरीके से मर्डर हुआ है, मतलब आप मार रहे हो, मारने के साथ आप लेडीज, बच्चा और पुरुष, उसके साथ धर्म, जाति, उसके बाद ये बताना कि मोदी जी को बता दो। और जो भाग रहे हैं, वहां भागने का एक ही लोहे का गेट था, वहां पर एक टेररिस्ट खड़ा है कि भागेंगे तो इसी पतले गेट से भागेंगे, हम यहां मारेंगे। वो वहां शूट कर रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा होगा, पाकिस्तान पैर तक हिला हुआ है इस समय। 2023 जनवरी से जो इस टाइप का अटैक शुरू हुआ है, राजौरी, जम्मू, पुंछ, भद्रवा, किश्तवाड़, उसके बाद सुरनकोट, उसके बाद कोकरनाग, उसके बाद ये आपका पहलगांव हुआ है, ये इसी टाइप का पैटर्न है। दे अवॉइड एंगेजमेंट विद सिक्योरिटी फोर्सेस, दे गो फॉर सॉफ्ट टारगेट, दे हिट एंड दे रन, दे हैव गॉट अ कैपेसिटी टू सर्वाइव इन द माउंटेन्स एंड हिल्स एंड अ लॉन्गर पीरियड। दे वेरी हार्डली मीट विद द लोकल पीपल। लोकल OGW जो बड़े सेलेक्टेड हैं, उन्हीं से काम करते हैं, एक्सपोज होने से बचते हैं। कम्युनिकेशन का बड़ा इन्होंने अपना अलग तरीका निकाल रखा है, इसीलिए थोड़ा सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन इसका तोड़ निकलेगा, ये मारे भी जाएंगे। यही है कि थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा इस वक्त एक पॉइंट हो सकता है, एक चैलेंज हो सकता है लोकल अथॉरिटीज़ के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कश्मीर में, और गवर्नमेंट के लिए। रेडिकलाइज, क्योंकि आपने इतना समय, अपनी ज़िंदगी का इतना समय आपने कश्मीर में बिताया है, ये जो रेडिकलाइजेशन है इस वक्त, ये कितना वॉलेटाइल है या नहीं है? देखिए, रेडिकलाइजेशन से तो हम इनकार नहीं कर सकते। इतनी बड़ी तादाद में जब से टेररिज्म शुरू हुआ, लोकल पॉपुलेशन की भागीदारी तो रेडिकलाइजेशन का ही रिजल्ट है। और लोकल टेरर मॉड्यूल बने, लोकल टेरर आउटफिट्स बने, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, अल जिहाद, उसके बाद अल फतह और अल उमर ऑर्गेनाइजेशन, तो लोकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी बने।
लोकल यूथ इसमें शामिल थे और उन्होंने जाके पाकिस्तान ट्रेनिंग भी पीओके में ली, लौट के आया और पाकिस्तानी टेररिस्ट से मिल करके उन्होंने भी यहाँ के टेररिज्म में काफी उसको प्रमोट किया, उसके भागीदार रहे। अब सवाल यह है कि वो एक समय था, एक माहौल था, तब उनको अपर हैंड मिलता था। अब आज की पोजीशन में जो इम्प्रूव्ड कश्मीर है उसमें हमें अभी नेक्स्ट जेन के बच्चों को रेडिकलाइजेशन से बचाना है। इसको डी रेडिकलाइज करने के लिए तमाम एफर्ट्स हो रहे हैं। ये एफर्ट्स मौलवी, मदरसा, मुल्ला लेवल तक पुलिस आउटरीच करती है, सिविल कैंपेन चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू चलाया जा रहा है, कश्मीर यूनिवर्सिटी और बाकी जगहों पे भी। और ये लड़के आउट ऑफ कश्मीर वैली बहुत सारा हिंटरलैंड में गए हैं, यानी बेंगलोर में भी आपको कश्मीरी लड़का मिल जाएगा, मैसूर में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा। तो यूथ को ये बताना कि बेसिकली ये जो रेडिकल इस्लाम का जो सब्ज़बाग आपको दिखाया जा रहा है जिहादी ताकतों के थ्रू, जिसमें आईएसआई का टोटल मैट्रिक्स है, ये फॉल्स नैरेटिव है। क्योंकि टेररिस्ट की लाइफ बड़ी लिमिटेड होती है। कोई बड़ा तगड़ा टेररिस्ट है 5 साल जिंदा रहता है, 6 साल जिंदा रहता है, 8-9 साल जिंदा होने वाला कोई बिरला टेररिस्ट मैंने देखा है। तो जिस दिन तुम गन उठा लोगे और इस रेडिकल टेररिज्म के पार्ट बनोगे, योर काउंट डाउन स्टार्ट्स। तो वह आप चुनना चाहते हो या आप एक प्रोग्रेसिव कश्मीर का पाथ चुनना चाहते हो? क्योंकि कश्मीर तो 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद, यूनियन टेरिटरी के बाइफर्केशन के बाद आज के तारीख में कश्मीर में वंदे भारत जा रही है, जाने का प्लान बन गया है। कश्मीर इज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। किसी फ्लाइट में आपको सीट नहीं मिलती, होटल में कमरे नहीं मिलते, किराया गाड़ी नहीं मिलती। ये इतने मिलियन जितना पैसा है एक कश्मीरी यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे जा रहा है। तो आप तो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हो और आपके अंदर हुनर इतनी है, आप लोग इतने होशियार हो कि आपको ये सारा रेवेन्यू टूरिस्ट से आ रहा है। अगर आप रेडिकल पाथ पे जाओगे और इस तरह की घटनाएं होंगी जो पहलगांव की, तो इट इज गोइंग टू हिट यू डायरेक्टली योर इकोनॉमी एंड यू आर गोइंग टू डिशेंबल सेम बैक टू दी 90s। कश्मीर में जाओगे तो करोगे क्या आप? फाइनली तो ये प्रोग्रेस आपको कहीं नैरेटिव से हटना पड़ेगा ना, रेडिकलर और पाकिस्तान के सब्ज़बाग से। तो ये एक डी रेडिकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा तरीका है कि कैसे आप उनको एंगेज करिए। और इस तरह के जो पहलगांव जैसी घटनाएं हुई हैं, ये हमारे जो प्रोग्रेशन का नैरेटिव है उससे हम ना हटें, प्रोग्रेशन के नैरेटिव को हम चालू रखें। पाकिस्तान इज टेस्टिंग अस। कश्मीर में 2.25 करोड़ टूरिस्ट अगर आते हैं तो पाकिस्तान से ज्यादा डिस्टर्ब और कोई देश नहीं हो सकता। उसके लिए तो ये मातम है कि अरे उस कश्मीर में, उस कश्मीर के लिए जिसके लिए हमने पूरा पाकिस्तान की ताकत लगा दी, उसको आप इतना अच्छा बना दिए कि 2.25 करोड़ टूरिस्ट जा रहे हैं। हम तो फेल हो गए, हमारा तो सारी पॉलिसी बेकार गई, हमने इतना इन्वेस्ट किया। और आज की तारीख में बताइए कि अगर ये यूथ बिकॉज ऑफ द डिमोलिश टूरिज्म, ये कहाँ जाएंगे? ये तो खाली हाथ होंगे। खाली हाथ लोग कहाँ एम्प्लॉय होंगे? सबको तो आप IAS IPS नहीं बना सकते, हर आदमी को सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, हर आदमी IT IIM में तो जा नहीं सकता। लेकिन जो बिकॉज ऑफ यू आर अ हेवन, आप टूरिज्म के इतने बड़े सेंटर हो, ज्योग्राफी हो, उसके वजह से जितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसमें कितने हाथ बिजी हैं। तो हमारा टूरिज्म अफेक्टेड होने से वो यूथ वल्नरेबल होगी, रेडिकलाइजेशन के लिए वल्नरेबल होगी। जिहादी तत्व यही चाह रहे हैं कि भारत के टूरिज्म को खत्म करो, कश्मीर के टूरिज्म को खत्म करो, बेगुनाहों को मारो, लोग डर के हिंटरलैंड से वहां जाए नहीं जाएंगे तो इनका टूरिज्म डाउन होगा। और जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हम अपने फोल्ड में लेने में हमें आसानी हो जाएगी, रेडिकलाइज कराने में आसानी होगी। चलिए सर, चलते चलते ये बताइए कि जो फिल्म बनी है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? मैं फिल्म को देखा और मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने इस फिल्म को एक अबव द बोर्ड जाके इसको बड़ा डेंग डांग टाइप और वो एक जिसको बोलते हैं बॉलीवुड का वैसा मसाला नहीं डाला है। उन्होंने ट्रुथ के काफी करीब ये फिल्म बनाई है। फिक्शन तो किसी भी आर्टिस्टिक प्रोडक्शन का पार्ट होता है, तो इसमें डेफिनेटली कुछ पार्ट फिक्शन का भी है, जस्ट टू मेक इट आर्टिस्टिकली लिटिल मोर इंटरेस्टिंग फॉर द लार्जर व्यूअर्स। और उन्होंने उस पूरे BSF के ऑपरेशन को और एक हिस्टोरिकल ऑपरेशनल अचीवमेंट को बड़ा अच्छे तरीके से पब्लिक को पेश करने की कोशिश की है। आपके साथ आज बात करते हुए वाकई में एक अलग
जज्बा था, देशभक्ति का जज्बा, और मतलब आप जैसे हीरोज की वजह से, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, हम इत्मीनान से सांस ले रहे हैं, और आप जैसे और ऐसे ऑफिसर्स की, ऐसे देशभक्ति का जज्बा रखने वाले लोगों की देश में बहुत ज़रूरत है। ये उम्मीद करती हूँ कि जो यंगर जनरेशन तैयार हो रही है उसको बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ मोटिवेट करने के लिए और बहुत कुछ सही तरीका अपनाने के लिए, ये जो आप लोग निकल करके अब बाहर आ रहे हैं, अपनी जो अनसंग जो आपके ऑपरेशंस हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ा काम करने वाली है। और जाते जाते अभी आपको मैं फेलिसिटेट भी करना चाहती हूँ, क्योंकि इस फेलिसिटेशन से मेरा ये फेलिसिटेशन एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं है, आपके पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए है कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आप हैं तो हम हैं, और ये हमारा कर्तव्य बनता है, हर एक भारत के नागरिक का कर्तव्य बनता है टू congratulate you, to thank you and to be with you. Thank you once again, sir. थैंक यू स्मृति, बहुत अच्छा आपने टॉक कंडक्ट किया, और मैं भी इसमें खो करके कोशिश किया कि जितना मैं फोर्थ राइट और ऑनेस्टली आपके सामने चीज़ रख सकूं, मैंने कोशिश की। और अगर आप, ये सिंपली एक ऑपरेशन की बात नहीं है कि एक टेररिस्ट मारा गया और इसमें कोई इंजरी हो गई, गोलियां लग गई, ये उससे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बड़ी चीज़ है कि लाइफ में यूथ है, जो जनरेशन है, मतलब ये इसकी हार्डशिप वाला पार्ट भी अगर अपने इंस्पिरेशन में लें कि लाइफ इज डजंट गो सो इजी, तो एंड थिंग्स आर नॉट अचीव्ड सो इजीली, टू गेट समथिंग इज नॉट ए केक वॉक, तो दीज आर दी वेरी डिफिकल्ट टर्फ। तो डिफिकल्ट टर्फ पे चलें, अगर चलने की जरूरत पड़ती है जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, तो उसमें हिम्मत न छोड़ें, उसको चलते रहें, एंड ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग। मेरा तो वैसे ही नाम हो गया, महाभारत में एक अभिमन्यु का चैप्टर है, तो लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन महाभारत में कितने रथी महारथी थे, कितने योद्धा थे। तो इन फोर्सेज में भी बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, और पीपल हैव डन वंडर्स बेटर देन मी। मैं उन सबको याद करता हूँ, मान के चलता हूँ, मैं कोई बड़ा स्पेशल नहीं हूँ, बट ये है कि ठीक है, एक कहानी। मगर सर, हमारे लिए आप जैसे हर एक हीरोज बहुत स्पेशल हैं, और thank you so much for coming, for motivating and for giving us such good real life आपने शेयर किया अपना हमारे साथ, अपने लाइफ के जो भी इंसिडेंट्स थे, जिन्होंने अब आपको एक ऐसे मकाम पे आप हैं कि न जाने कितने युवा देश के आपसे प्रेरणा लेने वाले हैं। मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू स्मृति, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल टॉक। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।